Hello guys, so welcome back to my YouTube channel, and today we'll start with the part 4 of the lecture for preamble. ठीक है, तो जैसे we have discussed in the previous lectures what India will have features. Those are sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So these are the features which India will comprise of. ठीक है, today we will discuss about the objectives which are part of the preamble. These objectives are regarded as the soul of the constitution. ठीक है, क्योंकि उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं और फिलॉसफीज़ हैं जिसके ऊपर इंडिया बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या क्या है हमारी? इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है। ठीक है, सो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जस्टिस। जस्टिस इज द बेड रॉक ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब जस्टिस होगा तभी एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी, इक्विटेबल सोसाइटी बनेगी। ठीक है, अब तीन टाइप का जस्टिस हम देख सकते हैं। जैसे हमने डेमोक्रेसी देखी थी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सेम उसी तरीके से जस्टिस भी तीन टाइप में है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो जैसे हमने कल पढ़ा था, सोशल जस्टिस क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन एंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, एंड एवरीवन शुड गेट फेयर ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस वही है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो नहीं होनी चाहिए, और जो रिसोर्सेज हैं दैट शुड आल्सो रीच द पुअर पीपल एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जिससे कि अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी होगी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस। सो पॉलिटिकल जस्टिस इज लाइक इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें जो है हर एक सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू पब्लिक ऑफिसेज। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो रिच पीपल हैं दे कैन ओनली अप्रोच द हायर अथॉरिटीज़। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड हैव दिस एक्सेस। तो ये देख लिया हमने, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होना चाहिए। एलिमिनेट करनी है हमें डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लोइटेशन, और हमें देखना है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं हमारी सोसाइटी में दे आर इक्वल बिफोर लॉ, और हर एक पर्सन की डिग्निटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा जस्टिस, और अगर ये होगा तभी, अगर जस्टिस प्रिवेल करेगा तभी एक ट्रू इक्विटेबल सोसाइटी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, दे हैव देयर एवरी राइट कि वो कुछ भी सोच सकते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने ओपिनियंस जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया है आजकल,
उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? थ्रू देयर वोट्स, ठीक है। सो अगर ये चीज़ें होंगी हमारे पास, सो तभी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ। हमारी फेथ क्या है, कौन सा रिलीजन हम वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास लिबर्टी होती है उन चीज़ों की, और स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। और स्टेट कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर कि हमें कौन सा पाथ जो है, स्पिरिचुअल पाथ है या फिलोसफिकल बिलीव्स हमें कौन सी फॉलो करनी है। तो जो स्टेट है वो हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि विच ऑफ द थॉट्स वी हैव टू फॉलो एंड विच नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ वर्शिप। सो लिबर्टी ऑफ वर्शिप से क्या है कि जो सिटीजन्स हैं दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन्स एंड दे कैन प्रोफेस इट, प्रोपोगेट इट, ठीक है। एंड कोई भी जो सिटीजन है वो अपनी वर्शिप करने के लिए जो प्लेसेस हैं वहाँ पे विजिट कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। सो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया जो है, इंडिया बिलीव्स इन रिलीजियस प्लूरलिज्म, ठीक है, कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं एंड दे आर इक्वली ट्रीटेड। और इससे हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया में टॉलरेशन है वो, और हर सिटीजन हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस से हम बोल सकते हैं कि हर एक पर्सन जो भी है, हमें उनके स्टेटस को मेंटेन करना है, उनकी डिग्निटी को अपहोल्ड करना है, उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। और किसी की भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स लाइक जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। और हमारे सोसाइटी में जो भी डिफरेंशिएटर हो सकते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लोगों को, उन चीज़ों को हमें साइड रखना है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, ठीक है। एक हमारा आर्टिकल 18 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच अबॉलिशेस द टाइटल्स, ठीक है। सो जो टाइटल्स हैं वो नहीं यूज़ कर सकता कोई भी सिटीजन। इससे क्या होता है, सोसाइटी में इंक्लूसिविटी आएगी और सभी इंडिविजुअल जो हैं वो अपने आप को इक्वल समझेंगे इन द आइज ऑफ लॉ, एंड इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी क्या है, हायरार्किकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम इक्वलिटी के लिए क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। सो वो क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू फॉर ऑल प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल्स में देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, सभी को इक्वल एंड सेम एजुकेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। सो दिस इज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे इक्वलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वेलफेयर एंड हेल्थ केयर। कोई वेलफेयर स्कीम है, कोई हेल्थ केयर स्कीम है, जैसे आयुष्मान स्कीम है, ठीक है। सो वो क्या है, सभी के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है, ताकि इंश्योर हो सके वेलबींग ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ठीक है। सो उससे क्या हो रहा है, एक इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट इलेक्शंस। सो इंडिया का जो भी सिटीजन्स है
दे हैव द राइट टू कंटेस्ट फॉर एन इलेक्शन। ठीक है, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट है पब्लिक प्लेसेस हो गए, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, हमारे पब्लिक प्लेसेस होगी, ठीक है, एंटरटेनमेंट प्लेसेस होगी, तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एंड एवरी इंडिविजुअल इज अलाउड टू हैव एक्सेस फॉर दीज प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, अगर उनके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर गिविंग दैट एग्ज़ाम, दे कैन गिव दैट एग्ज़ाम। ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि ये मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ है, जनरल सोसाइटीज़ है। सो दिस इज़ द थिंग। ठीक है, सो इससे क्या पता चल रहा है हमें इक्वलिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेरिट, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखना जरूरी है। सो अगर ये चीज़ें होंगी, हमारे पास इक्वल एक्सेस होगा अपॉर्चुनिटीज़ का, तभी क्या होगा जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको इक्वल चांस मिल सकेगा कि वो सक्सीड कर सकें और प्रॉस्पर कर सकें अपनी लाइफ में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि रिजर्वेशन होना एक एफर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, ताकि मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। ठीक है, और उससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग में फील्ड मिलेगी, मतलब इक्विटेबल एक्सेस मिलेगा सभी को। इसके वजह से क्या होगा, इंक्लूसिविटी विल कम। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वलिटी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट हमारा फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी इज लाइक प्रमोटिंग ब्रदरहुड, भाईचारा प्रमोट करना होता है इंडिया में, और उसकी वजह से फिर हमारा जो नेशनल यूनिटी है वो फर्दर इंक्रीज होगी। ठीक है, सो डिस्कस कर लेते हैं हम इसे डिटेल में। प्रमोटिंग ब्रदरहुड, सो कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस, एंड जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हम साइड रख सकते हैं, जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ें साइड हो जाएंगी और ब्रदरहुड जो है वो प्रमोट होगी। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो वही डिग्निटी हमें हर एक इंडिविजुअल की मेंटेन करनी है, रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। ठीक है, हर एक पर्सन की, और वो कैसे होगी, उनके जो राइट्स हैं वो सभी को प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। सो इससे इंटीग्रिटी से क्या होता है कि देश जो है जुड़ा रहेगा। अगर हम देखते हैं फॉर श्योर, अगर ब्रदरहुड है लोगों में, एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो खुद ही अपहोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट भी वही है, यूनिटी ऑफ नेशन मेंटेन रहेगी। अगर ये तीनों चीज़ें सोसाइटी में प्रिवेल करेंगी, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विल बी अपहोल्डेड ऑफ इंडिया एंड प्रमोटिंग अ नेशनल आइडेंटिटी अगेंस्ट डिविसिव फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से हमारा लास्ट पार्ट है प्रियम्बल का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लास्ट पार्ट जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जो हमने पढ़ी थी लाइन, ऑन November 26, 1949 इंडिया ने क्या है, अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इट वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस दिन क्या हुआ था, कुछ पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वही हमने एनफोर्स किए थे। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप के रिलेटेड, इलेक्शंस के रिलेटेड, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये क्यों किया है एकदम से, ताकि जो
ताकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया जो है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने एनफोर्स कर लिए। ठीक है, ऑन दिस डेट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जनवरी 26 को जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स किया। ठीक है, मेकिंग द बर्थ ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है अब वो सिटीजन्स विल चूज। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन है कि यही डेट क्यों डिसाइड की गई। सो क्या हुआ था 1930 में एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसका नाम था पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो उस दिन हमने ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, सो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हमने जो है ये वाली डेट जनवरी 26 1950 में चूज कर ली। ठीक है, और इंडिया जो है सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक देश बन गया। ठीक है, सो ये देख लेते हैं हम। द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इट्स अडॉप्शन टू इट्स फुल एनफोर्समेंट इज अ इज अ पिवटल पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। सो वही है, नवंबर 26 1949 को कुछ पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हमने अडॉप्ट कर लिए ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए पावर का। और उसके बाद जो है जनवरी 26 1950 को हमने एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स कर लिया। और ये वाला डे क्यों चूज़ किया, क्योंकि पूर्ण स्वराज जो डिक्लेरेशन थी 1930 में वो जनवरी 26 को ही ले डाउन की थी बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, वी कैन से दैट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज ट्रांसफॉर्med इनटू अ fully sovereign republic, democratic, secular country, cementing its democratic ideals for generations to come. सो क्वेश्चन अब वो हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि लेटर जो 1930 की जो 26 जनवरी है वो वाली डेट हमने चूज करी थी। ठीक है, 1950 में जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन दैट वाज पुट फॉरवर्ड ऑन 26 जनवरी 1930। ठीक है, अब जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हो गया एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक फुली सॉवरन रिपब्लिक देश बन गया। और डेमोक्रेटिक आइडियल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए इंडिया के। और सोसाइटी में अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगा, इक्वल एक्सेस होगा रिसोर्सेज का सभी के लिए। ठीक है, और इंक्लूसिविटी होगी, इंक्लूसिव। सो हियर वी एंड आवर डिस्कशन ऑन प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई डाउट्स होंगे आपको तो कमेंट बॉक्स में यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आई विल आंसर टू देम। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब टू चैनल और बेल आइकन दबा देना फर्दर वीडियोस। ठीक है, so that's it for today. Thank you. Have a nice day. Bye bye.